गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम वीडियो बना रहे हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए जिनकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है और विषय है हमारा अनुबंध अधिनियम यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जिसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ और इसी वीडियो लेक्चर में मैं आपको इनको कैसे लिखा जाए, कैसे इनको पेपर में प्रेजेंटेशन की जाए जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, ये सभी चीजें आपको इसी छोटे से वीडियो लेक्चर में समझाने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है मेरे पास, संविधान या कॉन्ट्रैक्ट क्या है? भारतीय संविधान अधिनियम, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2J संविधान वह है। भारतीय अनुबंध अधिनियम या भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत संविधान को परिभाषित किया गया है। संविधान में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, संविधान में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कुछ करने का अधिकार या कुछ न करने के दायित्व का सृजन किया जाता है। संविधान एक ऐसा करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात वे करार जो विधि द्वारा परिवर्तन नहीं होते वे संविधान नहीं कहे जा सकते। अब इस बात को सरल शब्दों में समझ लीजिए कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2J के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है जब दो व्यक्ति आपस में किसी कार्य को करने या न करने का विचार रखते हैं और एक दूसरे की सहमति प्रदान करते हैं तो उनके बीच जो अनुबंध बनता है, जो समझौता हो जाता है, उसे संविदा कहा जाता है। एक वैध संविदा के लिए यह आवश्यक है कि वह विधि की नजर में अवैधानिक नहीं होना चाहिए, यानी विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। अब देखते हैं इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं हमारे। संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार, संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक करार को विधि द्वारा परिवर्तनीय बनाने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। यानी कि अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को परिभाषित करें तो उसमें निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक होता है। नंबर 1, कम से कम दो पक्षकारों का होना। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए आप देखिए तो किसी भी कार्य को करने के लिए कम से कम दो तत्वों की आवश्यकता होती है। मान लीजिए मैंने वीडियो बनाई और आप वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो एक उद्देश्य है वो सफल हो रहा है। तो किसी भी काम को करने के लिए कम से कम दो पक्षकारों का होना आवश्यक होता है। नंबर 2, करार करने वाले पक्षकार करार करने में सक्षम होने चाहिए, यानी कि अनुबंध वही व्यक्ति कर सकते हैं जिसमें अनुबंध करने की यानी एग्रीमेंट करने की क्षमता होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई नाबालिग यानी 18 साल से कम की आयु का बालक या बालिका वो अनुबंध करने में सक्षम नहीं होता। इसके अलावा अगर कोई पागल मंदबुद्धि व्यक्ति है तो उसके साथ भी किया गया अनुबंध अमान्य होता है, उसको भी शून्य माना जाता है। नंबर 3, पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति। अगर हमारे बीच में कोई समझौता हुआ है तो उसमें दोनों पक्षों का स्वतंत्र होना आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को डरा धमका के अगर हम उस पर स्वीकृति प्राप्त कर भी लेते हैं तो उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जा सकता। नंबर 4, करार का उद्देश्य विधिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि विधि में केवल उन्हीं अनुबंधों को परिवर्तनीय कराया जा सकता है जो कि एक वैधानिक उद्देश्य के साथ किए गए हो। अगर कोई भी इल्लीगल कार्य आप करने के लिए समझौता करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक व्यक्ति को कहा कि चलो ठीक है भाई शाम को चोरी करने चलेंगे, उसने कहा ठीक है भाई चलेंगे। मैं अपना शाम को हथियार लेकर रस्सी वस्सी लेकर तैयार हो गया और मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो आएगा तो हम चोरी करने चलेंगे, पर वो आता ही नहीं है। तो आप बताइए क्या मैं उस ऐसी दशा में, जबकि वो मेरे कहने से नहीं आया तो उसने कहीं ना कहीं अनुबंध का पालन तो नहीं किया, तो क्या मैं उसके लिए वाद प्रस्तुत कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं ये कंप्लेंट लेकर पुलिस में जाता हूं कि भैया हमने तय किया था कि हम चोरी करेंगे और ये टाइम से आया नहीं, तो पहले पुलिस क्या कहेगी कि भैया पहले तो आप ही बैठ जाओ क्योंकि चोरी का प्लान तो आप ही का था, ठीक है ना, या आप दोनों की आपसी रजामंदी थी तो भी आप इसमें ही दोषी माने जाओगे। तो यानी कि करार का उद्देश्य विधिपूर्ण यानी वैधानिक होना चाहिए। नंबर 5, करार के लिए वैध प्रतिफल होना चाहिए, यानी कि प्रतिफल किसे कहेंगे वैसे तो आने वाला क्वेश्चन है हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा, पर फिलहाल मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि मान लीजिए आपने कहीं ट्यूशन लगाई
तो जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं बदले में कुछ ना कुछ फीस चार्ज आपसे कर रहे हैं, तो जो फीस उनको प्राप्त हो रही है वो उनका प्रतिफल है, और उस फीस को देने के बदले जो आपको शिक्षा मिल रही है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो आपके लिए प्रतिफल है। तो यानी कि संविधान में केवल उन्हीं अनुबंधों को मान्यता दी जाती है जो कि दोनों पक्षकारों के लिए वैध प्रतिफल प्रदान करते हैं। नंबर 6, करार विधि द्वारा शून्य घोषित ना हो, यानी ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जो विधि द्वारा शून्य, यानी कि जिसको लागू किया ही ना जा सकता हो। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न, स्वतंत्र सहमति। अब यहां दो शब्द आ रहे हैं सर, स्वतंत्र यानी कि बिना किसी डर भाव के, सहमति यानी रजामंदी। जब कोई व्यक्ति हमारे सामने किसी कार्य को करने या ना करने का विचार इस उद्देश्य से प्रस्तुत करता है कि हम उस पर अपनी सहमति दे दें, तो इसे प्रस्ताव कहा जाएगा, और जब हमने उसको स्वीकार कर लिया तो वो हमारी सहमति कहलाएगी। पर सहमति वही मान्य होती है जो बिना किसी डर भाव के, बिना डराए धमकाए प्राप्त की जाती है। मान लीजिए सब्जी वाला आता है, वो कहता है कि आलू लो, गोभी लो, बैंगन लो। हमने पूछा भैया क्या भाव है, उसने कहा 20 रुपए किलो। हमने ठीक है भाई 1 किलो दे दो, तो उसने हमें आलू दे दिए और हमने बदले में उसको 20 रुपए दे दिए। तो यह दोनों ही स्वतंत्र है। जबकि इस एग्जाम्पल को इस तरह समझिए, मान लीजिए आलू वाला आया और एक व्यक्ति ने उसको चाकू दिखा के कहा कि 5 किलो आलू जरा फटाफट थैले में डाल दे। उसने थैले में आलू डाल दी और वह बिना पैसे दिए चला गया। तो क्या सब्जी वाला उसको बिना पैसे के आलू देना चाह रहा था? नहीं देना चाह रहा था। उसने सिर्फ उस समय डर भाव के कारण अपनी चीज उसको बिना किसी मूल्य के प्रदान कर दी। तो यानी कि यहां उसकी सहमति मान्य नहीं है, क्योंकि आपने जो सहमति प्राप्त की है वो उसको डराकर प्राप्त की है। आइए अब देखते हैं इसके बारे में हमारे नोट्स क्या कहते हैं। भारतीय संविधान या अनुबंध कह सकते हैं, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 के अनुसार सभी करार संविदा हैं, सभी करार संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मान्य संविधान में सहमति ही नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति होनी आवश्यक है। धारा 14 में इसके बारे में क्या बताती है? धारा 14 में यह परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। इस धारा के अनुसार किसी सहमति को स्वतंत्र तब कहा जाएगा जब उसमें निम्नलिखित तत्वों को ना पाया जाता हो: उत्पीड़न ना हो, असहमत असर ना हो, उसमें कपट ना हो, मिथ्या वर्णन ना हो, उसमें भूल ना हो। यानी कि अगर किसी सहमति में इन 5 तत्वों को समावेश नहीं है तो वह स्वतंत्र सहमति मानी जाएगी। अभी आप इन शब्दों को याद रखें क्योंकि इन्हें अगले क्वेश्चनों में मैं बहुत अच्छा तरह से एक्सप्लेन करवाने वाला हूं। तो 5 वर्ड याद रखें। सबसे पहले है उत्पीड़न, यानी कि किसी को डरा धमका के, असहमत असर, कहीं अपना रोब दिखाकर, कपट यानी कि धोखा देकर, मिथ्या वर्णन झूठ बोलकर, और भूल यानी कि मिस्टेक। तो जिसमें ये 5 तत्व नहीं होंगे उसे स्वतंत्र सहमति माना जाएगा। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा अथवा अवरोध के कार्य करता है और अपनी सहमति देता है तो उसे स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, प्रतिफल से क्या आशय है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मान लीजिए आप किसी अध्यापक से ट्यूशन पढ़ते हैं और अध्यापक महोदय आपसे फीस चार्ज करते हैं, तो फीस जो है वो अध्यापक के लिए प्रतिफल है और जो वो आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो आपके लिए प्रतिफल है। अब देखते हैं इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं। प्रतिफल ऐसा मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से मूल्य के लिए दिया गया वचन परिवर्तनीय होता है। प्रोफेसर पोलार्ड के अनुसार भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 घ के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 घ के अनुसार यदि वचनदाता वचन ग्रहीता की इच्छा पर कोई कार्य कर चुका है या करता है या करने का वचन देता है या कोई कार्य नहीं किया है या नहीं करता या कुछ न करने का वचन देता है तो इस कार्य के न करना या कार्य न करने का वचन देना, इस वचन को ही प्रतिफल कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि इस परिभाषा को सुनकर निश्चित रूप से आपका दिमाग थोड़ा चकरा गया होगा। तो इसको आप सरल शब्दों में समझिए कि मान लीजिए आपका एक मित्र आपके पास आता है और वो आपसे कहता है कि भाई कल स्कूल चलेंगे। आपने कहा ठीक है भाई चलेंगे, ठीक है ना।
दूसरी सिचुएशन, आपका दोस्त आता है, वो आपसे कहता है कि भाई कल एक काम करेंगे, स्कूल नहीं जाना। आप कहते हैं ठीक है भाई नहीं चलेंगे। तो देखा जाए तो दोनों ही स्थितियों में आपके मित्र ने अपने विचार आपके सामने प्रकट किए और आपने उसको स्वीकार भी कर लिया। पहले वचन में उसने आपको स्कूल जाने के लिए कहा था, तो यानी कार्य करने के लिए जो वचन दिया गया वो भी एक प्रस्ताव माना गया। और दूसरी सिचुएशन में उन्होंने आपको मना किया कि भाई कल स्कूल नहीं चलेंगे, यानी कि वहां पर किसी कार्य को रोकना वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, नीचे अगर आप ध्यान दें कि वचन के बदले वचन का मिलना, कार्य के बदले कार्य या धन का मिलना, या वचन के बदले कार्य धन का मिलना प्रतिफल कहलाता है। और इन शॉर्ट आप अपने दिमाग में रखें कि जब हम कोई कार्य करते हैं, मान लीजिए मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको मेरा पढ़ाया अच्छा भी लगता है, तो ये आपका प्रतिफल हुआ। अब मेरा प्रतिफल क्या होना चाहिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो क्या आपको नहीं लगता कि देखिए कि आपको भी मेरा प्रतिफल चुकाना चाहिए? जैसे जोक, ठीक है ना। आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से पूरा कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सबको ये चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। आइए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। असीमित असर क्या कहते हैं? भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 10 में असीमित का उल्लेख किया गया है जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार के विश्वास की स्थिति में होता है कि एक दूसरे पर अपना असर डाल सकते हैं जो स्वयं में प्रकृति तथा उचित हो, परंतु उसे नाजायज इस प्रकार से प्रयोग करना उसे असीमित असर द्वारा उत्प्रेरित कहा जाएगा, जहां की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसा होता है कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में होता है। सरल शब्दों में समझिए, कई बार कुछ लोगों में ऐसे संबंध होते हैं जहां पर हम एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं या उनकी बात को टाल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपके कक्षा अध्यापक आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे काम है और ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप क्योंकि उनके शिष्य हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, तो ऐसे में अगर आपका कार्य करने की इच्छा नहीं भी हो रही है तो भी आप उन्हें मना नहीं करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि भाई गुरुजी हैं और ये काम तो मुझे कर देना चाहिए। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि आपका बड़ा भाई आपको कोई काम कहता है, पिताजी ने कोई काम कह दिया, काम करने का मन तो नहीं है परंतु कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। पर अगर ये चीज बिजनेस के व्यापार के हिसाब से देखी जाए कि आपके कक्षा अध्यापक आपके पास आते हैं और कहते हैं कि भाई रोहन बाबू, आपके जो पिताजी हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं और क्या हमें सही रेट में प्रॉपर्टी नहीं दिलवाओगे, और हमें एक काम करो कि भाई एक आधे रेट में हमें ये संपत्ति दिलवा दो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो अध्यापक महोदय हैं वो अपने जो संबंध है उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इसे ही असीमित असर कहा जाएगा। लास्ट देखते हैं, जिस पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकरण रखता हो तथा जिसके साथ वैश्विक संबंध की स्थिति हो। तो यहां पर हमारे जो अध्यापक महोदय हैं वो संबंधों का नाजायज लाभ उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें एक आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है, तो इसे असीमित असर कहा जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं, सामान्य प्रस्ताव किसे कहते हैं? अब सवाल ये बनता है कि अगर सामान्य प्रस्ताव है तो क्या कोई विशेष प्रस्ताव भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, वो भी आपको समझाने वाले हैं। जब प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर सर्वसाधारण के सम्मुख या सामने किया जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं, परंतु संविदा सिर्फ उसी व्यक्ति से होती है जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है। सामान्य प्रस्ताव जब किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तभी उसकी संविदा का सर्जन होता है। सामान्य प्रस्ताव विज्ञापन, लाउडस्पीकर या किसी ऐसे साधन द्वारा किया जाता है जिसका प्रचार साधारण जनता में हो। अब यहां पर कुछ केसेस हैं, जैसे कि केस है हमारे पास क्लोराइन वर्स कॉर्विन स्मॉल बॉर कंपनी, इंसुलिन की गोलियां 100 पाउंड का इनाम। अब इस केस को शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक कंपनी ने अपनी
इंसुलिन की गोलियों का बाजार में प्रचार किया और कहा कि अगर इंसुलिन की गोलियों का समय अनुसार प्रयोग करने के बाद भी कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो हम उसको 100 पाउंड का इनाम देंगे। और उन्होंने ये 100 पाउंड, कंपनी ने ये 100 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा भी करवा दिए। अब एक महिला ने इन गोलियों का इस्तेमाल किया और वह फिर भी पीड़ित हो गई, तो उसने वाद प्रस्तुत किया कि देखो मैंने नियमानुसार इन गोलियों का प्रयोग किया है और मैं तो फिर भी बीमार पड़ गई। तो अब कंपनी ने कहा कि भाई हमें क्या पता कि आपने इन गोलियों का सही तरह से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। तो यहां पर न्यायालय ने निर्णय दिया क्योंकि आपने यह सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी और आप इसके बारे में कहीं ना कहीं सीरियस थे, आप वास्तव में इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो इसी वजह से आपने बैंक में पैसे जमा करा दिए थे। तो अब इस महिला को निश्चित रूप से यह इनाम मिलना चाहिए क्योंकि उसने गोलियों का सही प्रकार से प्रयोग किया या नहीं किया, यह देखना तो आपका कार्य था। और आपने संविदा के समय तो ऐसी कोई शर्त रखी ही नहीं थी कि जब इस्तेमाल किया जाए तो वह आपको बताया जाए या किस प्रकार से आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी, इस बारे में आपने कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की थी। इसके बाद लक्षण पे सामान्य प्रस्ताव एक साथ जन साधारण के सामने रखा जाता है, यानी कि जो सामान्य प्रस्ताव होता है वो सार्वजनिक रूप से, यानी उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। साधारण भाषा में आप समझिए कि मान लीजिए आपने अपनी दुकान के बाहर बैनर लगा दिया बाय वन गेट वन, यानी कि एक खरीदे एक पाए मुफ्त। अब कोई भी व्यक्ति आकर एक वस्तु खरीद सकता है और आपको उसके साथ दूसरी वस्तु उसको प्रदान करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये प्रस्ताव आपके लिए नहीं था। अगर वो प्रस्ताव उसके लिए नहीं था तो फिर आपने सार्वजनिक रूप से बैनर को लगाया ही क्यों था? फिर आप उसको एक काम करते, बैनर को मत लगाते। जब कोई व्यक्ति आपकी दुकान के अंदर आता उसको बताते कि भाई आपको मैं एक के साथ एक सिम फ्री दूंगा या नहीं दूंगा। पर अगर आपने इसका लिखित रूप से प्रचार किया है तो यह जो प्रस्ताव है यह सार्वजनिक माना जाएगा। नंबर 2, यह वास्तव में प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का निमंत्रण दोनों रूपों में देखा जा सकता है। अब ये आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे प्रस्ताव क्या है और प्रस्ताव का निमंत्रण क्या है। तो प्रस्ताव मैं आपको बता चुका हूं, जब हम अपनी बात किसी दूसरे के सामने रखते हैं तो उसे प्रस्ताव कहा जाएगा। प्रस्ताव का निमंत्रण क्या है? जब हम लोगों के सामने अपने विचार इस तरह से रखते हैं कि भाई आप लोग हमारे से चीज खरीदने के लिए अपना प्रस्ताव दें, तो उसे प्रस्ताव का निमंत्रण कहा जाएगा। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि जो विज्ञापन किया जाता है वो प्रस्ताव का निमंत्रण है, और जब व्यक्तिगत रूप से किसी के सामने कोई बात रखी जाती है तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है। नंबर 3, कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करके उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। मान लीजिए आपने, जैसे कि मैंने बताया कि बाहर बैनर लगा रखा है, एक व्यक्ति आता है उसने एक से सिलेक्ट की और एक उसके साथ और ली और उसने आपको बिल काटने के लिए कहा। आपने कहा भैया 2 पीस हो गए, तो वो आपको क्या कहेगा कि नहीं सर मैंने तो एक खरीदा है, एक तो जो फ्री मुझे मिलने वाला है वो मैंने छांट लिया है। तो क्योंकि आपने बाहर लिखा हुआ था, अब निश्चित रूप से उसने 2 वस्तुओं का चयन किया, एक वो खरीद रहा है और एक वो वस्तु है जो आप उसको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। नंबर 4 पर आते हैं। इसके लिए साधारणतः स्वीकृति या कृत ही स्वीकृति पूर्ण माना जाएगा, यानी ऐसा करने के लिए उसे पहले आपकी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके स्टोर में आता है, वस्तु छांटता है और आपको बिल काटने के लिए कह देता है। तो यहां पर उसका अर्थ यही है कि वो एक वस्तु के साथ एक वस्तु फ्री में प्राप्त करना चाह रहा है। इसके बाद आते हैं जी नंबर 5 पे। साधारण प्रस्ताव सामूहिक होते हैं या व्यक्तिगत नहीं। तो जो साधारण प्रस्ताव होता है या सामान्य प्रस्ताव होता है वो पूरे ग्रुप के सामने रखा जाता है, किसी एक या 2 व्यक्तियों के सामने नहीं रखा जाता। यानी अगर आपने कोई विज्ञापन किया है तो कोई भी व्यक्ति उस विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपनी सहमति या प्रस्ताव आपको दे सकता है और शर्तों को पूरा करके वस्तु को प्राप्त भी कर सकता है। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। सम्मिश्रित संविदा यानी कॉन्टिजेंटल कॉन्ट्रैक्ट। सम्मिश्रित संविदा को अधिनियम 1872 की धारा 31 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। सम्मिश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा से संपरिवर्तनीय घटना के घटित होने या न होने पर की जाती है। ऐसी संविदा किसी अनिश्चित संप्रेक्षित घटना के घटित होने या न होने पर आधारित होती हैं। अब इसको पहले साधारण शब्दों में समझिए। मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति की गारंटी ले ली
और वह व्यक्ति अपना उस दुकान से माल लाता रहता है, ठीक है ना। अगर वह अपना सामान का भुगतान यानी जो पैसे उसने देने हैं अगर वो समय से भुगतान करता रहे तो समझिए मेरी कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। पर अगर वो व्यक्ति समय से भुगतान नहीं करता तो ऐसी दशा में जिस व्यक्ति के सम्मुख मैंने वो गारंटी ली है यानी जिस व्यक्ति को मैंने विश्वास दिलाया था कि अगर ये भुगतान नहीं करता तो मैं आपको पैसे दूंगा, तो क्या वो मुझसे पैसे मांगने नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। वो आपसे कहेगा कि भैया गारंटी तो आपने ली थी, आपके कहने से मैंने सामान दिया है और अब इसका भुगतान तो आप ही मुझे कर देंगे। अब जीवन बीमा को छोड़कर बीमा से संबंधित सभी संविदा सम्मिश्रित संविदा हैं, क्योंकि जीवन बीमा एक निश्चित घटना के घटित होने पर परिवर्तनीय है। परंतु क्योंकि जीवन बीमा के लिए एक अलग से अधिनियम पारित किया जा चुका है तो इसको सम्मिश्रित संविदा में सम्मिलित नहीं किया जाता। अब इसका मैंने एक उदाहरण भी दिया है, ठीक है ना। अब यहां उदाहरण यह है कि मान लीजिए कै को कहता है कि यदि तुम्हारे घर में आग लग गई, कोई भी दुविधा हो गई तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। तो ऐसी दशा में आप कह सकते हैं कि यहां पर आप कह सकते हैं कि भाई यहां पर ये 50,000 रुपए तभी दिए जाएंगे जब कोई वास्तव में क्षति होगी। अगर कोई वास्तव में क्षति हुई नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की हानि को भुगतना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शून्य संविदा यानी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। शून्य संविदा एक ऐसी संविदा है जिसका विधि की दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं होता, यानी ऐसे कार्य जो कानून की दृष्टि में मान्य नहीं है, जिन्हें आप कानून द्वारा लागू नहीं करवा सकते। ऐसी संविदा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दायित्व का सृजन नहीं होता। शून्य संविदा विधि के अंतर्गत संविदा में किसी भी प्रकार के पक्षकारों द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। यहां यह उल्लेखनीय है कि शून्य संविदा शून्य या अपरिवर्तनीय होते हैं, परंतु ये संविदा अवैध नहीं होते। इनका प्रभाव यह है कि शून्य संविदा के अंतर्गत संप्रेषित करार परिवर्तनीय होते हैं, परंतु यह नियम सिर्फ उन्हीं संविधाओं पर लागू होता है जो समक्ष पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होती हैं, जैसे बाजी लगाने की संविदा। आप इस क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक सरल भाषा में पहले समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति आपस में शर्त लगाते हैं कि जो जीतेगा वो दूसरे को जो हारेगा वो दूसरे को पार्टी देगा। अब ऐसा अनुबंध करना कोई गैर कानूनी तो नहीं है। कई बार आपने अपने मित्रों के साथ शायद ऐसा किया भी होगा, परंतु यह कानून द्वारा अपरिवर्तनीय है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे हार जाता है और उसके बाद आप उसे कहते हैं कि भाई अब तुम पार्टी दो, और वो मुकर जाता है। वो कहता है भैया कैसी पार्टी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो क्या आप इस चीज के लिए कंप्लेंट कर सकते हैं? तो यहां पर आप कह सकते हैं कि दोनों जो छात्रों के बीच में, मित्रों के बीच में जो संविदा हुई थी वो गैर कानूनी तो नहीं है, परंतु कानून द्वारा परिवर्तनीय भी नहीं मानी जा सकती। आवश्यक द्वारा की गई संविदा एक ऐसी संविदा है जिसका एक पक्षकार संविदा करने में सक्षम है और दूसरा पक्षकार सक्षम नहीं है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? अपरिवर्तनीय संविदा कहा जाएगा। यानी कि जहां पर किसी व्यक्ति में अनुबंध करने की कोई क्षमता है ही नहीं और उसके साथ भी कोई संविदा कर लेते हैं तो इसे भी शून्य संविदा कहा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शून्यकरणीय संविदा। शून्यकरणीय संविदा वह संविदा है जो एक पक्षकार के लिए विकल्प है कि चाहे तो वो उसको निरस्त करवा ले और चाहे तो वह अपना नियमानुसार संविदा का पालन करवा ले। अब देखते हैं इसमें नोट्स क्या कहते हैं। शून्य संविदा वह संविदा है जो एक पक्षकार के विकल्प पर निरस्त कराई जा सकती है जब तक संविदा का एक पक्षकार जिसके विरुद्ध आपत्ति नहीं करता, तो ऐसी संविदा वैध और अपरिवर्तनीय होती है। उदाहरण द्वारा समझिए। उदाहरण के रूप में उत्पीड़न या प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त सहमति के अंतर्गत की गई संविदा उस व्यक्ति के पास विकल्प है, चाहे तो वो निरस्त करवा सकता है जिसने सहमति उत्पीड़न के अंतर्गत प्राप्त की गई है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को डरा धमकाकर उससे कोई सहमति प्राप्त कर ली। अब कुछ समय के बाद वह व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि उसको अपने अधिकार मिल जाते हैं, तो वो चाहे तो उस संविदा को कंटिन्यू करे और चाहे तो उसके लिए वो वाद प्रस्तुत कर सकता है और उस संविदा को कैंसिल भी करवा सकता है। उदाहरण द्वारा समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति ने डरा धमका के आपसे किसी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लिए।
अब उस समय आप डरे हुए थे, आपने डर भाव में साइन कर दिए, पर जब आप वहां से आजाद हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आप इसकी चाहे तो पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं और उस संविदा को रद्द करवा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोई दिक्कत नहीं है, संविदा भले ही मुझे डरा धमका के कराई हो, पर था तो मेरा ही लाभ, पैसे तो मुझे अच्छे मिल रहे हैं, तो आप चाहें तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यानी कि अब आप दोनों में अंतर समझिए, शून्यकरण क्या है और शून्य संविदा क्या है। शून्य संविदा वो है जो कि कानून की दृष्टि में कोई मान्यता नहीं रखती, जिसको परिवर्तन कराया ही नहीं जा सकता। शून्यकरण संविदा क्या है, जहां एक पक्षकार चाहे तो संविदा को कंटिन्यू कर ले और चाहे तो उसको निरस्त कर दे। इसी तरह से आप इसमें एक एग्जांपल डाल सकते हैं कि नाबालिग के साथ अगर आपने कोई संविदा की है और अगर नाबालिग को लगता है कि यह तो उसके फायदे का सौदा है, तो वो इसे कंटिन्यू कर सकता है। और अगर नाबालिग के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसी दशा में नाबालिग के पास यह अधिकार है कि वह उस संविदा को रद्द भी करवा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी बातें अगले प्रश्न पर, तथ्य की भूल। अब अगर आप ध्यान दें तो अभी अभी आपका इससे पहले जो पेपर हुआ है आईपीसी का हुआ है, उसमें भी तथ्य की भूल और विधि की भूल को परिभाषित किया गया था। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम में भी तथ्य की भूल को स्वीकार किया गया है, जबकि जो विधि की भूल है उसको यहां पर स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। बस यहां पे सेक्शन चेंज हो जाएंगे, तो सेक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, अर्थ लगभग वही है। और आइए इसको पढ़कर देखते हैं। जहां किसी करार के दो पक्षकार करार के लिए सारभूत किसी तथ्य के बारे में भूल के अधीन है, तो वहां करार शून्य है। धारा 20 ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां करार का निर्माण तो होता है, लेकिन करार के पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में भूल करते हैं जो करार के लिए आवश्यक एवं मृतभूत है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 20, 21 और 22 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 20 के अनुसार दोनों पक्षों की ओर से भूल, 21 में विधि की भूल। अब विधि भारतीय भी हो सकती है और विदेशी विधि भी हो सकती है। 22 नंबर पे, एक पक्षकार की ओर से भूल, आवश्यक तत्व, दोनों पक्षकार भूल के अधीन होने चाहिए। भूल किसी तथ्य की होनी चाहिए, विधि की नहीं होनी चाहिए। तथ्य करार का आवश्यक अंग होना चाहिए। अब इसको आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए मैं एक व्यक्ति के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक छोटा सा कुत्ता चाहिए, तो वो कहता है कि ठीक है जी। वो मुझे कुछ कुत्तों की फोटो दिखाता है और उनमें से एक कुत्ता मुझे पसंद आ जाता है, और मैं उसे कहता हूं कि भाई ठीक है, मैं कल आऊंगा पैसे लेकर और इस कुत्ते को लेता जाऊंगा। उसने कहा ठीक है भाई, और मैंने कुछ पैसे एडवांस में भी जमा करा दिए। तो यहां तक सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कुत्ता पसंद है, मैं उसको लेना भी चाह रहा हूं और जाहिर सी बात है पैसे भी देना चाह रहा हूं। और जो व्यक्ति दूसरा है वो कुत्ता बेचना चाह रहा है और उसने भी मेरे से रेट तय कर लिया है। अब मैं कल जब उसके पास कुत्ता लेने जाता हूं तो पता चलता है कि कल रात को वह कुत्ता तो मर गया, और उस व्यक्ति को भी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं थी कि जो कुत्ता था, जो उसके फार्म हाउस पे कुत्ता था, वो मर चुका है। तो इसे तथ्य की भूल कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में मैं उसको किसी भी प्रकार से वाद उत्पन्न नहीं कर सकता। मैं उसे ये नहीं कह सकता कि भाई तुमने तो मुझे धोखा दिया, क्योंकि वास्तव में वह मुझे धोखा नहीं देना चाह रहा था सर, पर कहीं ना कहीं उसको भी इस बारे में जानकारी नहीं थी कि भाई उसका कुत्ता मर चुका है। तो इसे तथ्य की भूल कहा जाएगा और इसके अंतर्गत अब यह अनुबंध को पूरा किया ही नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष। अब यहां थोड़ा शब्द मैंने आई थिंक सही पढ़ा है, एक बार दोबारा देखते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष, किसी संविदा के भंग होने पर व्यथित पक्षकार को दो विकल्प होते हैं। अगर मान लीजिए मैंने किसी व्यक्ति के सामने से कोई अनुबंध किया है, कोई चीज मैंने, मान लीजिए अभी कुत्ते वाली बात पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया कि मैं 5,000 रुपये में तुम्हारा कुत्ता खरीदूंगा और मैंने उसको 1,000 रुपये एडवांस भी दिए थे, पर यहां पर कुत्ता जो है मर गया, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है वो जो मरा हुआ कुत्ता है वो तो दिया नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास दो विकल्प हैं कि या तो मैं उसे कहूं कि भाई जो मेरे पैसे हैं वो वापस कर दूं, या फिर मैं उसे कहूं कि नहीं मुझे तो इसी तरह का कुत्ता चाहिए और तुम कहीं और से अरेंज करके दो, पर मुझे वो कुत्ता
उसी नस्ल का कुत्ता उसी रंग का चाहिए, तो इसे ही विनिर्दिष्ट अनुतोष कहा जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं। किसी संविदा के भंग होने पर व्यथित पक्षकार को दो विकल्प दिए जाते हैं। प्रथम यह है कि संविदा भंग से व्यथित पक्षकार यह मांग करे कि संविदा का हूबहू पालन कराया जाए, या संविदा भंग होने के फलस्वरूप वादों की जो क्षति के लिए प्रतिकर या क्षतिपूर्ति कराई जाए। यानी कि या तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पैसे वापस करो एज इट इज, ठीक है ना, या फिर मुझे सातवां कुत्ता ला के दो। जहां पक्षकार वादी संविदा को भंग करने वाले पक्षकार से यह चाहता है कि संविदा की शर्तों के अनुसार यथावत पालन किया जाए, तो उस परिस्थिति को कहा जाएगा कि संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किया जा रहा है और उससे उपचार की मांग की गई है। यदि वादी उपचार के रूप में वही वस्तु प्राप्त करता है जिसका वह अधिकारी है, तो इसे विनिर्दिष्ट उपचार कहा जाएगा। आवश्यक लक्षण: जब वादी क्षति का मूल्य नहीं बल्कि संविदा को पूर्ण कराने की इच्छा रखता है। मान लीजिए कोई पेंटिंग है, अब किसी पेंटर ने कोई मुझे पेंटिंग दिखाई, हमारे बीच में मोल भाव तय हो गया, ठीक है ना। अब मैंने कहा ठीक है भाई पेंटिंग कल लेकर जाऊंगा, और पता चला कि उसने वो पेंटिंग किसी और को बेच दी। अब ऐसे में मैं कह सकता हूं कि नहीं भैया मुझे पैसे वापस नहीं चाहिए, मुझे तो वही पेंटिंग पसंद है और मैं उतने में ही लूंगा जितने मैंने उसके लिए रेट या मूल्य तय किया है। तो यहां मैं क्षतिपूर्ति नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि अनुबंध को एज इट इज पालन किया जाए, तो इसे भी विनिर्दिष्ट पालन ही कहा जाएगा। नंबर 2 पर आते हैं। संविदा उसी रूप में पूर्ण होनी चाहिए जैसे कि निर्धारित थी। मैं तो चाहता हूं कि मुझे वही पेंटिंग मिले और एज इट इज मिले। नंबर 3, संविदा को पूर्ण करना असंभव ना हो। अब पहले केस में जब मैंने कुत्ते वाले से बात की थी तो वो कुत्ता मर चुका है, तो यानी कि उस संविदा को एज इट इज तो पूरा किया नहीं जा सकता। अगर वो मुझे उस तरह का दूसरा कुत्ता भी लाकर देगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो परिवर्तन हुआ है ना सर, क्योंकि बिल्कुल सेम कलर का, सेम साइज का, उसी नस्ल का कुत्ता एकाएक मिल जाए तो यह थोड़ा सा कठिन कार्य है। यानी कि अगर कार्य को करना असंभव है तो विनिर्दिष्ट पालन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, संविदा प्रारंभ से शून्य ना हो, यानी कि कार्य कोई भी अवैधानिक नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। तो यहां पर मैंने आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। इसी वीडियो में अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहें। 1 2 3 लॉ क्लास विद काव्य। तो आइए टू बी कंटिन्यू, अब शुरुआत करते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन से। तो सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्रस्ताव से क्या आशय है। लक्षण प्रस्ताव के निमंत्रण में क्या अंतर है। यानी कि यहां पर हम 3 बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्रस्ताव से क्या आशय है, प्रस्ताव के लक्षण बताएंगे, प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण को किस प्रकार से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं प्रस्ताव से। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने की इच्छा आपके सामने इस उद्देश्य से प्रस्तुत करता है कि आप उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दें। जब मान लीजिए कोई मित्र आपके पास आता है और वह कहता है कि चलो भाई बाजार चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में वो क्या चाह रहा है कि आप उस पर रजामंदी दे दें। तो जब हम किसी व्यक्ति के सामने अपने विचार इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत करते हैं कि वह उस पर अपनी सहमति, अपनी रजामंदी प्रदान कर दे, तो उसे प्रस्ताव कहा जा सकता है। तो प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है वो हमेशा सामने वाले की सहमति प्राप्त करना होता है। प्रस्ताव को अंग्रेजी में प्रपोजल कहा जाता है। तो अब आप इस चीज को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि प्रपोजल जो रखा जाता है वो सहमति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही रखा जाता है। अब जो प्रस्ताव होते हैं वो लिखित या मौखिक हो सकते हैं। प्रस्ताव लिखित, मौखिक या कृत्य के रूप में भी हो सकते हैं। तो कई बार हम कुछ लोगों को लिखकर बात कहते हैं, कुछ कर हम बोलकर कहते हैं, और कई बार हमारे कार्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि हम उनसे ये अपेक्षा रख रहे हैं। अब यहां पर लिखित आपको समझ में आ गया, मौखिक आ गया, कृत्य क्या है। मान लीजिए एक दुकानदार जोर जोर से आवाज लगा रहा है कि आलू 10 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, तो वो उसका जो कृत्य है वो क्या चाह रहा है कि लोग उसके पास आए
और कहें कि हाँ भाई ठीक है, हमें भी 5 किलो आलू दे दीजिए, हमें भी 2 किलो आलू दे दीजिए, तो यहां पर वह किसी व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं कह रहा, पर कहीं ना कहीं जो उसका कार्य है, जो वो सब्जी बेचने के लिए आवाज लगा रहा है, तो उसका जो कार्य है वो इसीलिए है कि लोग उसके पास सब्जी खरीदने के लिए आ जाए। तो यानी कि जो प्रस्ताव है वो कृत्य के रूप में भी हो सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2A के अनुसार जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने की इच्छा ऐसे प्रतीत करता है या ऐसे दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है कि सामने वाला व्यक्ति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे, तो इसे ही प्रस्ताव कहा जाता है। प्रस्ताव करने वाले को वचनदाता और प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करने वाले को वचन ग्रहीता कहा जाएगा। यानी जिस व्यक्ति के सामने कोई बात रखी गई है तो वह तो वचनदाता है, और जिसने उस पर स्वीकृति प्रदान की है उसे वचन ग्रहीता कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, यदि ए अपनी गाय बी के सामने बेचने का विचार रखता है और वह भी उद्देश्य से कि बी उसका क्रय कर ले, तो इसे ए द्वारा रखा गया प्रस्ताव कहा जाएगा। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्या चाहता हूं कि या तो आप कहें कि हाँ ठीक है चलो मैं खरीद लूंगा, या आप किसी और व्यक्ति को मुझसे मिलवा दें जो उसको खरीदना चाहे। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम अपने विचार किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं और वह भी इस उद्देश्य से कि सामने वाला उस पर अपनी सहमति प्रदान करे, तो इसे प्रस्ताव कहा जाएगा। वैध प्रस्ताव के आवश्यक तत्व, धारा 2A के अनुसार। नंबर 1, एक व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के सम्मुख प्रस्तुत करे। मन की बात मन में रखना प्रस्ताव नहीं है। जब तक अपने विचार आप सामने वाले के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो बताइए वो अपनी सहमति कैसे दे सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, अपनी रेहड़ी पर कुछ सब्जियां लेकर चले जा रहा है, ठीक है ना, वह उनके लिए ना तो कोई आवाज लगा रहा है, ना ही उसने उनको शो कर रखा है, बल्कि किसी कपड़े से ढक रखा है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सब्जी बेच रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, जब हम अपने विचार किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे तभी उस पर सहमति मिल सकती है। नंबर 2, इच्छा का उद्देश्य, जो प्रस्ताव है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सहमति प्राप्त करना होना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दुकान खोली, आप उसकी दुकान पर पहुंचे कि भैया ये सामान कितने का है। अगर वो कहता है मुझे सामान बेचना ही नहीं है, तो फिर आप क्या कहोगे कि भाई फिर दुकान बंद कर ले। दुकान खोली है तो यानी कि तो कुछ बेचना चाह रहा होगा, तो यानी कि प्रस्ताव उसे ही माना जाएगा जब आप क्या रखें? सहमति की इच्छा रखें। नंबर 3, इच्छा किसी कार्य को करने या ना करने की भी हो सकती है। आपका मित्र आया और उसने कहा कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो ये भी एक प्रस्ताव है। या उसने आपके पास आके कहा कि भाई कल स्कूल नहीं जाएंगे, तो ये भी एक प्रस्ताव है। नंबर 4, इच्छा या विचार सद्भावना और निवेदन के रूप में रखा जाना चाहिए। यानी कि किसी को डरा धमका के, चाकू वाकू दिखा के आपने कहा चला भाई मेरे साथ जरा चल रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके साथ चला जाए, पर उसकी इच्छा तो नहीं थी, वो जाना तो नहीं चाह रहा था, ठीक है ना सर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वैध प्रस्ताव वही है जो निवेदन या सद्भाव के साथ दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद इच्छा को व्यक्त करने का तरीका लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, या आपके आचरण द्वारा, आपके कार्यों द्वारा भी हो सकता है। इसके बाद है प्रस्ताव का निमंत्रण। जैसे हम अपना विज्ञापन करते हैं, अपनी दुकान के बाहर बैनर लगा दिया, तो इसे प्रस्ताव नहीं कहा जाएगा, ये बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। यानी कि मान लीजिए हमने बाहर बोर्ड लगा दिया कि कबीर कोचिंग सेंटर अंग्रेजी बोलना सीखे, तो ये हमारा एक विज्ञापन है। ये जन साधारण के सामने रखा गया, इसे कोई भी पढ़ सकता है। इसको पढ़कर कोई भी व्यक्ति वहां से नंबर नोट करके मुझे कॉल कर सकता है, मेरे ऑफिस में आके मुझसे मिल भी सकता है और मुझे कह सकता है कि भाई हम अंग्रेजी सीखना चाह रहे हैं। तो अब उसने प्रस्ताव रखा, मैंने कहा ठीक है भाई सिखा देंगे, तो मैंने उस पर सहमति दे दी। तो प्रस्ताव और प्रस्ताव के निमंत्रण में क्या अंतर है वो आप समझिए। प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष के सामने रखा जाता है, जबकि प्रस्ताव का निमंत्रण जन साधारण के सामने एक साथ विज्ञापन के रूप में हो सकता है।
प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि अब सहमति मिलेगी, जबकि प्रस्ताव के निमंत्रण का उद्देश्य ये होता है कि अब हमें इसके बेस पर प्रस्ताव मिलने आरंभ हो जाएंगे। आइए जरा इसमें अंतर समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर है जी, पहला कॉलम है जी अंतर का आधा, फिर है प्रस्ताव और फिर है प्रस्ताव का निमंत्रण। सबसे पहले उद्देश्य। प्रस्ताव का उद्देश्य, प्रस्ताव का उद्देश्य स्वीकृति प्राप्त करना है, जबकि निमंत्रण का उद्देश्य, निमंत्रण का उद्देश्य प्रस्ताव प्राप्त करना है। क्षेत्र, प्रस्ताव व्यक्तिगत या व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, और जबकि निमंत्रण जो होता है वो हमेशा सार्वजनिक होता है, यानी उसे कोई भी स्वीकार कर सकता है। चरण, यह स्वीकृति से पहले का चरण है और यह प्रस्ताव से पहले का चरण है। प्रभाव, प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलती है तो वैध संविदा का निर्माण होता है। निमंत्रण द्वारा केवल प्रस्ताव प्राप्त किया जाता है। इसके बाद संवहन, प्रस्ताव का संवहन स्वीकर्ता तक पहुंचना अनिवार्य है, यानी कि जिसके सामने मैं जो बात रखना चाह रहा था, अगर मैंने वो बात वहां तक पहुंच गई है तो माना जाएगा कि प्रस्ताव पूर्ण हो गया। जबकि निमंत्रण का संवहन सार्वजनिक रूप से होता है। मैंने बैनर लगा लिया और कोई भी व्यक्ति आते जाते उसको पढ़ सकता है, उसकी फोटो खींच सकता है, उसे नोट कर सकता है। दायित्व, प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त होने से दायित्वों का सृजन होता है, जबकि निमंत्रण पर के द्वारा केवल प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं और अभी दायित्वों का सर्जन नहीं किया जा सकता। इन शॉर्ट अपने दिमाग में मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे कि अगर मैंने कोई विज्ञापन किया है तो वो प्रस्ताव का निमंत्रण है, और जब मैंने किसी व्यक्ति विशेष के सामने किसी कार्य को करने का विचार रखा है तो उसे प्रस्ताव कहा जाएगा। इसके बाद प्रस्ताव के निमंत्रण की आवश्यकता। प्रस्ताव का निमंत्रण सार्वजनिक होता है, यानी पब्लिकली होता है। विज्ञापन कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाता, बल्कि जनसाधारण के लिए किया जाता है। प्रस्ताव का निमंत्रण प्रस्ताव से पहले संवहित होना चाहिए, बाद में इसका कोई महत्व ही नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे ने आके मुझसे ज्वाइन भी कर लिया, उसने मुझसे अंग्रेजी पढ़नी भी शुरू कर दी, और अब मैं उसे एक विज्ञापन दिखा के कह रहा हूं कि अंग्रेजी बोलना सीखे, क्या भैया आप इसे पढ़ना चाहोगे? तो वो कह सकता है ना कि भैया मैं तो पहले से ही पढ़ रहा हूं और मैंने तो पहले ही आपकी क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है और अब मुझे विज्ञापन देके कोई लाभ नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो ये मैं आगे किसी और को दे सकता हूं। इसके बाद नंबर 4 पर आते हैं, नंबर 3 सॉरी। प्रस्ताव का निमंत्रण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, जो विज्ञापन होता है वो सबके लिए होता है, किसी गिने चुने व्यक्तियों के लिए विज्ञापन नहीं किया जा सकता। नंबर 4, यह विज्ञापन या जन सूचना के रूप में होता है। प्रस्ताव के निमंत्रण का उद्देश्य प्रस्तावों को प्राप्त करना होता है। उदाहरण, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और रोमेशन कन्नौजी। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अगर कोई योजना लाई जाती है, राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा अगर कोई योजना लाई जाती है तो जनसाधारण के लिए प्रस्ताव का निमंत्रण माना जाएगा, उसे प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। यानी अगर बैंक में कोई स्कीम चालू की गई है और आप पहुंच जाते हैं कि भैया मैं इस स्कीम को स्वीकार करता हूं, और हो सकता है कि उस स्कीम में जितने आवेदन उन्होंने लेने हो वो पूरे हो चुके हो, तो ऐसे में बैंक इस चीज के लिए मना कर सकता है कि भाई जितने व्यक्ति हमें इस योजना में जोड़ने थे वो पहले ही जुड़ चुके हैं और अब हम आपको इसमें नहीं जोड़ सकते, तो आप यहां पर वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि यह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव का निमंत्रण है जो आपको एक निश्चित समय के भीतर कर लेना चाहिए था। तो इसके बाद आते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, नाबालिग या अवयस्क के साथ संविदा दायित्व। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 10 के अनुसार एक वैध अनुबंध के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। स्वतंत्र सहमति के लिए यह आवश्यक है कि पक्षकार अवयस्क ना हो। इस बात का वर्णन धारा 11 के अनुसार किया गया है। किसी अवयस्क या विकृत यानी मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की गई संविदा को शून्य माना जाएगा। यानी अगर हम किसी नाबालिग बच्चे या किसी विकृत मंदबुद्धि व्यक्ति के साथ कोई अनुबंध कर लेते हैं तो उसे विधि द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। अब इसके बारे में आवश्यकता
संबंधी नियम भारतीय आवश्यकता अधिनियम 1875 में उल्लेख किया गया है। एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष तथा जिसकी संपत्ति का कोई संरक्षक न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया है उसे 21 वर्ष की आयु में ही बालिग यानी वयस्क माना जाएगा। यानी सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका है तो उसे वयस्क माना जाएगा। इसी की तरह अगर कोई व्यक्ति का संरक्षण यानी जिसके गार्जियन न्यायालय द्वारा अपॉइंट किए गए हैं तो वह व्यक्ति 21 वर्ष की आयु में ही बालिग माना जाएगा। अवैसक के साथ किए गए करार की स्थिति भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 और 11 यह तो बताती है कि अवैसक के साथ अनुबंध नहीं किया जा सकता, परंतु यह स्पष्ट नहीं करती कि ऐसा अनुबंध कर लिया जाए तो वह शून्य होगा या शून्य करनी होगा। तो यहां पर एक बहुत ही फेमस केस है मोहरबीनी वर्स धर्मोदास घोष। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। इस नियम की अपवाद नंबर 1, यदि किसी अनुबंध के अंतर्गत अवैसक के साथ दायित्वों को पूरा कर दिया है, यानी कि अगर अवैसक ने जो कार्य करना था वो पूरा कर दिया है तो दूसरा पक्षकार यह नहीं कह सकता कि मैं अब कार्य पूरा नहीं करता क्योंकि सामने वाला पक्षकार तो नाबालिग है। तो ये बात तो भाई आपको पहले भी नजर आ रही थी वो नाबालिग है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर नाबालिग ने अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है तो सामने वाले पक्षकार को भी अपने दायित्वों को पूरा करना ही होगा। नंबर 2, यदि संविदा अवैसक के हित या लाभ में हो ऐसा कोई कार्य जिसमें नाबालिग का लाभ हो, जिस प्रकार एक साझेदारी फर्म में सभी साझियों की सहमति से एक नाबालिग को साझी बनाया जा सकता है परंतु उसके दायित्वों को तब भी सीमित ही रखा जाएगा। यानी कि लाभ में तो उसका पूरा हिस्सा रहेगा पर हानि की दशा में जो उसकी पूंजी है उससे ज्यादा वो हानि सहन नहीं कर सकता। नंबर 3, अवैसक द्वारा सेवा संविदा। यदि एक अवैसक ने सेवा संविदा हेतु कोई संविदा की है और उसके परिणाम के बारे में अंग्रेजी विधि के अनुसार उसे पूर्ण कराया जा सकता है परंतु भारतीय विधि के अनुसार अवैसक को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब अंग्रेजी विधि यह कहती है कि अगर आपने कोई नाबालिग व्यक्ति को काम पर रख लिया है और आप उसको पे कर रहे हैं तो आप उससे कार्य करवाएंगे क्योंकि उसने उसका भुगतान ले लिया है, परंतु भारतीय विधि कहती है कि नाबालिग के साथ किया गया ऐसा अनुबंध मान्य नहीं है और आप उसको कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, संविदा का उन्मोचन। अब उन्मोचन का मतलब होता है कंप्लीट करना। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कोई सामान खरीदने का प्रस्ताव रखा, आपने कहा ठीक है भाई ले लो, मैंने आपको पैसे दे दिए, आपने मुझे सामान दे दिया, बात खत्म हो गई, तो इसे संविदा का उन्मोचन कहा जाएगा। अब इसके अलावा भी क्या कोई और तरीका हो सकता है कार्य को पूरा करने का? आइए वो इस प्रश्न में देखते हैं। नोट्स हमारे क्या कहते हैं। मान्य संविदा होने के बाद पक्षकारों में प्रतिज्ञाओं का पालन करने का दायित्व आता है। प्रतिज्ञा पालन के बिना पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। प्रतिज्ञा पालन से उन्मुक्ति का एक तरीका है, अन्य तरीके भी हो सकते हैं जिससे पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं तथा संविदा का उन्मोचन हो सकता है। अब इसके बारे में हमारे पास है जी, एंस के अनुसार संविदा उन्मोचन के 5 तरीके हैं। तो एंस ने हमें जो है टोटल 5 तरीके बताए हैं जिससे कि किसी संविदा को पूर्ण किया जा सकता है। नंबर 1, पालन द्वारा। भाई जाहिर सी बात है कि मान लीजिए आपने सामान खरीदा, आपने पैसे दे दिए, दोनों पक्षों ने अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया और संविदा का पालन हो गया। नंबर 2, पालन की असंभावना द्वारा उन्मोचन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में उदाहरण बताया था कि मैंने कुत्ता खरीदने के लिए प्रस्ताव रखा, कुत्ता मर गया, तो अब वो कुत्ता तो खरीदा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना। मान लीजिए किसी से कोई गाड़ी खरीदनी है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जाहिर सी बात है अब एक्सीडेंटल गाड़ी को मैं क्यों खरीदूंगा भाई, मैंने तो अपना पैसे देकर सही सलामत गाड़ी खरीदने का जो था अनुबंध किया था। नंबर 3, पारस्परिक करार द्वारा। कई बार लोग आपस के समझौतों द्वारा भी, आपसी सहमति के द्वारा भी करार को निरस्त कर सकते हैं। इसके बाद संविदा भंग द्वारा। अब ये है तो गैर कानूनी, पर कहीं ना कहीं एक मैथड तो ये भी है कि मैंने अपना काम कर दिया और सामने वाला अपने कार्य करने से मुकर गया, तो कहीं ना कहीं संविदा तो बीच में रह गई ना, अधूरी रह गई। इसके बाद है नंबर 5, विधि के नियमों द्वारा उन्मोचन। कई बार कुछ व्यक्ति दिवालिया हो जाते हैं,
उन्होंने न्यायालय में जाके आवेदन किया और वहां उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब जिस व्यक्ति का उन्होंने भुगतान करना है तो उसको भुगतान करने से वो मुक्त हो गए, क्योंकि न्यायालय ने उनको यह सहमति दे दी कि अब आप इन दायित्वों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। तो आइए इन पांचों दशाओं को अलग अलग समझ लेते हैं। नंबर 1, संविदा पालन द्वारा धारा 37 के अनुसार जिस कार्य को करने के लिए पक्षकारों ने प्रतिज्ञा की है और उसका पालन किया जाए तो पालन की प्रस्तावना करता है तो उसे प्रतिज्ञा ग्रहीता नहीं करता तो उसे अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तो अब आप समझिए बात को। मान लीजिए आपने किसी चीज को खरीदने के लिए बोला, आपने उसको खरीदा, पैसे दिए, तो संविदा का पालन हो गया। नंबर 2, संविदा के भंग के द्वारा धारा 39 जब संविदा का एक पक्षकार संविदा पालन करने से इनकार कर देता है तो दूसरा पक्षकार स्वयं ही उससे मुक्त हो जाता है। मान लीजिए एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर मैं कल से ट्यूशन आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई आ जाए, बहुत अच्छी बात है, सबको आना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं कल अपना समय से कोचिंग पहुंच गया पर वो नहीं आया, ठीक है जी। दूसरे दिन भी नहीं आया, मैंने 1-2 दिन उसकी इंतजार करी, फिर मैंने भी उस समय में किसी और को बुला लिया। अब मान लीजिए वो मेरे पास 2-4 बार आता है और कहता है कि सर पढ़ा दो, तो अब उसको पढ़ाना या ना पढ़ाना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं उसे कह सकता हूं कि भाई देखो मैंने जब आपको समय दिया था आप नहीं आए और मैंने तो आपकी वेट भी करी सर, अब मैं इस समय दूसरे व्यक्ति को समय ले लिया है तो अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, या तो कोई दूसरा समय ले लीजिए या फिर आप कोई दूसरी ट्यूशन की तलाश कर लीजिए। नंबर 3 पर आते हैं जिसके बाद संविदा पालन असंभव होना धारा 56 के अनुसार जिस समय संविदा का सर्जन हुआ उसका पालन करना पूर्ण रूप से संभव था लेकिन परिस्थितियों के कारण पालन असंभव हो गया है तो कहा जाएगा कि संविदा विफल हो गई है और पक्षकार अपने दायित्व से उन्मुक्त हो गए हैं। यानी कि जब मैं दुकान पर कुत्ता खरीदने गया था तो उस समय तो कुत्ता मुझे पसंद आया, मैंने उसको देखा और मैंने कहा ठीक है भाई कल लेकर जाएंगे इसको, ठीक है ना। अगले दिन जब मैं लेने गया तो वो कुत्ता मारा जा चुका है, मर गया, बीमार हो गया रात में, ठीक है ना। तो क्या अब संविदा का पालन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। अब अगर वो व्यक्ति मुझे कहे कि आप इसके बदले दूसरा कुत्ता ले लीजिए तो भैया मेरी इच्छा है कि चाहे तो मैं कुत्ता ले लूंगा और या फिर मैं अपने पैसे वापस भी ले सकता हूं। अब इसके लिए केस है रॉबिन्सन वर्स एलिसन, पियानो वादक का। अब यहां पर एक पियानो बजाने वाले को अपॉइंट किया गया कि भाई हमारे यहाँ एनुअल फंक्शन है और आप यहाँ पर आके पियानो बजा देना। पर उस एनुअल फंक्शन से पहले ही उस फैक्ट्री में, उस स्थान में, उस कार्यालय में आग लग जाती है। तो क्या आप पियानो वादक वहां पर जाकर कहेगा कि मैं इसे पियानो बजवा दो, तो वो व्यक्ति क्या जवाब देगा कि यार मेरी तो फैक्ट्री जल गई, सारा कुछ नाश हो चुका है और तुम मुझे पियानो सुनाकर क्या करेगा, अब मैं इस पियानो को नहीं सुन सकता। इसके बाद है नंबर 4 करार द्वारा धारा 63, 62 और 63 के अनुसार जब पक्षकार आपसी सहमति से पुरानी संविदा को रद्द करके एक नया करार करा लेते हैं तो पुरानी संविदा का कोई महत्व नहीं बचता, तो ऐसी स्थिति में संविदा का नवीनीकरण तथा पुरानी संविदा को निरस्त कर दिया जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा या प्रैक्टिकली समझिए, मान लीजिए एक किराएदार है, मैंने उससे 1 तारीख को अपना किराया लेना है और वो 1 तारीख से पहले ही मेरे पास आ जाता है कि भैया देखो इस बार मैं किराया नहीं दे पाऊंगा और मैं आपको किराया 10 तारीख में दूंगा। तो जो 1 तारीख को किराया लेने के लिए हमारे बीच में समझौता था वो कहीं आगे निरस्त हो गया, क्योंकि उसने पहले ही आके उस चीज को रद्द कर दिया कि मैं 1 तारीख को किराया दे ही नहीं पाऊंगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं 1 तारीख को मांगने भी जाता हूं तो मुझे क्या कहेगा कि भैया मैंने तो आपको पहले ही कहा था मैं 1 तारीख को किराया नहीं दे सकता। इसके बाद है नंबर 5 अभित्याग द्वारा धारा 63 के अनुसार अभित्याग द्वारा जब संविदा का उन्मोचन किया जा सकता है तो प्रतिज्ञाकर्ता अपने प्रति की गई प्रतिज्ञा का त्याग कर सकता है। अब इस बात को पहले सरल शब्दों में समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरे 1000 रुपए देने हैं और व्यक्ति अपना ही है, जान पहचान का है और उसकी स्थिति को देखते हुए मैंने कह दिया कि यार एक काम कर, तू ये पैसे मुझे मत देना। अगर मैंने उसको ऐसा कह दिया तो वो अपने दायित्व से मुक्त हो गया भाई साहब। अब मान लीजिए कुछ दिन के बाद उसके पास पैसे आ जाते हैं और मैं उसे कहता हूं कि ला भाई मेरे 1000 रुपए दे दे,
तो अब वो मुझे कह सकता है कि भैया आपने तो कहा था कि अब पैसे मत दे, तो अब मैं इन पैसों को देने के लिए बाध्य नहीं हूं। तो कहने का मतलब क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग कर देता है तो उसे अभित्याग कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शून्यकरणीय संविदा का विघटन द्वारा, धारा 64। जब कोई व्यक्ति जिसके विकल्प पर कोई संविदा शून्यकरणीय है उसे विखंडित कर देता है तो दूसरे पक्षकार को भी उसमें अंत्य विभेदन किसी वचन जिसका वह वचन दाता है पालन करने की आवश्यकता नहीं होती, संविदा का उन्मोचन माना जाएगा। अब के समझिए। मोहर बीबी वर्ष धर्मदास। नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध शून्यकरणीय है नहीं, बल्कि प्रारंभ से ही शून्य होता है। तो यानी कि अगर आपने किसी नाबालिग से कोई समझौता कर भी लिया है तो उसे आप किसी भी दशा में विधि द्वारा पूर्ण नहीं करवा सकते। इसके बाद 7वें पॉइंट पे, विधि परिवर्तन द्वारा। यह संविदा उन्मोचन का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विधि परिवर्तन से संविदा को 3 प्रकार से, विलय द्वारा, संविदा में परिवर्तन द्वारा या दिवालिया द्वारा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, और न्यायालय उसे इस बात की अनुमति दे देता है कि भाई अब आप दायित्वों के भुगतान करने से मुक्त हो, तो ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति उससे पैसा वसूल नहीं कर सकता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गई हमारे पास। नेक्स्ट, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन क्या है? ये हमने शॉर्ट में भी क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। तो वहां भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि मान लीजिए आपने तो अपनी तरफ से जो कार्य करना है वो कर दिया, आपने जो कार्य करना था उसे पूर्ण कर दिया, पर सामने वाला पक्षकार उस कार्य को भली भांति नहीं कर पा रहा, तो अब आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप उसे कहें कि भाई क्षतिपूर्ति प्राप्त कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं क्षतिपूर्ति नहीं लूंगा बल्कि मुझे तो ये कार्य जैसे था वैसे ही पूरा करवाना है, तो इसे विनिर्दिष्ट पालन कहा जाएगा, यानी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हमारे नोट्स क्या कहते हैं। संविदा के विशिष्ट अनुपालन से तात्पर्य संविदा में स्वीकृति शर्तों का यथावत पालन करने से है। संविदा के विनिर्दिष्ट पालन उसके अनुबंधों तथा शर्तों के अनुसार वास्तविक निष्पादन न करने संविदा भंग के लिए क्षतिपूर्ति या प्रतिकर के विपरीत होता है। यानी कि जहां पर हम कहते हैं हम पैसा नहीं लेंगे, हम क्षतिपूर्ति नहीं चाहिए, हमें जैसा हमारे साथ तय हुआ था वही कार्य आप हमारा संपन्न कर दीजिए। विनिर्दिष्ट पालन एक सामयिक अनुतोष है जिसे न्यायालय द्वारा संविदा के विघटन होने पर निर्णय के रूप में संविदा का यथावत पालन कराया जाता है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 10 के अनुसार उन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिसमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाता है। नंबर 1, क्षतिपूर्ति का निर्धारण न होने पाने पर। धारा 10 के अनुसार यदि एक पक्षकार द्वारा कार्य न करने पर दूसरा पक्षकार होने वाली हानि का आकलन कोई निर्धारित मापदंड ना हो तो ऐसी स्थिति में न्यायालय आदेश दे सकती है कि जो आपके बीच में तय हुआ था आप उसी कार्य को पूर्ण कीजिए। मान लीजिए मैंने कोई चीज पसंद है मुझे, मैंने उसके लिए मूल्य निर्धारित किया, मैंने पैसा दिया कि लो भाई ये चीज तैयार कर दो, और वो चीज भली भांति वो नहीं बनाता, तो मैं कहूंगा कि नहीं मुझे सही चीज बना कर दो, मुझे ये चीज चाहिए। तो यानी कि ऐसी परिस्थितियां जहां पर एक पक्षकार ने तो अपने कार्यों को पूरा किया है परंतु दूसरा पक्षकार अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करना चाहता और कहीं ना कहीं उसमें आनाकानी कर रहा है, तो ऐसे में न्यायालय के पास अधिकार है कि वह उसको उस कार्य को पूर्ण करने के लिए बाध्य कर सकता है। इसके बाद है नंबर 2, जहां आर्थिक प्रतिकर वसूल नहीं किया जा सकता। प्रतिवादी के दिवालिया हो जाने पर एक ऐसा आधार है जहां यह संभावना नहीं है कि उससे प्रतिकर वसूल किया जा सके, तो ऐसी स्थिति में प्रतिकर वाली वसूली संभव नहीं है तो संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कराया जाएगा। अब इसके लिए केस है, यह है जी शशि वास बालाजी
और दिवालिया व्यक्ति। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कोई दिवालिया व्यक्ति है, अगर उसने कोई कार्य करने का अनुबंध किया है और वो कहता है कि मुझसे इसके बदले भुगतान ले लेना, तो जाहिर सी बात है भाई, अगर तुम भुगतान ही दे पाते तो आप दिवालिया क्यों होते? तो अब आपको कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं, जहां आर्थिक क्षतिपूर्ति या प्रतिकर पर्याप्त उपचार नहीं है, जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि वादी द्वारा प्रदान की जा रही आर्थिक क्षतिपूर्ति या प्रतिकर पर्याप्त उपचार नहीं है, तो वह न्यायालय को संविदा का विधिनिष्ठ पालन कराया जा सकता है। नंबर 1, भावनात्मक वस्तुएं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ हमारा व्यक्तित्व जुड़ा होता है। मान लीजिए आपकी कोई पुश्तैनी चीज है या कोई ऐसी चीज है जिसकी आप बहुत ही जिस पर विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको तोड़ देता है, तो ऐसे में आपसे अगर वो कहे कि इसके बदले पैसे ले लो, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा और आप कहेंगे कि मैं इसके बदले पैसे नहीं ले सकता, मुझे तो यही वस्तु ठीक करा कर दो, या इसी तरह की मुझे दूसरी वस्तु चाहिए। सीमित वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो सीमित मात्रा में होती हैं, जिनको बाजार से मूल्य देकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ऐसी दशा में आप कह सकते हैं मुझे वस्तु ही चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। दुर्लभ वस्तुएं, जिनको पाना कठिन या मुश्किल होता है। नंबर 4, व्यक्तिगत भावनात्मक वस्तुएं। तो बात घूम फिर कर वहीं आ रही है कि यानी कि जो वस्तु बाजार में साधारण रूप से पैसों से प्राप्त नहीं की जा सकती है, उसके लिए हम धन या क्षतिपूर्ति प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमें तो जो वस्तु है वही प्राप्त होनी चाहिए। निष्कर्ष, जहां दोनों पक्षकारों को यह आदेश दिया जाता है कि वे अपने अपने वचनों को पूर्ण करें और क्षतिपूर्ति पर्याप्त उपचार नहीं है, तो उसे विधिनिष्ठ पालन कहा जाएगा। तो मैंने आपको एक ही वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्रतिफल के रूप में मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।